एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग फिर से एसएसटी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जो आपको आपके एचपी टेट आर्ट्स के एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखिए, मेरे चैनल पर आपको एचपी टेट से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड की हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए। एचपी टेट एंड कमीशन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देखकर उन्हीं के हिसाब से जो है वो टॉपिक सिलेक्ट करके उनमें मैंने सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करी हैं। तो उनको आपने ज़रूर एक बार देखना है और अपना तैयार करके जाना है, मतलब उनको एग्जाम से पहले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आप देखिए, आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट, जिसे हम बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा आया था 18 मार्च 1919 को। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिडनी रॉलेट जो थे उनकी अध्यक्षता में एक जो एक्ट था वो पास किया गया था, अधिनियम पास किया गया था 18 मार्च 1919 को, जिसको हम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय भारत के वायसराय पूछे हैं, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, इस एक्ट में सरकार को, ब्रिटिश सरकार को ये इजाजत दी गई कि किसी पर भी इनको शक होता है ना कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, तो उसको उठा के जेल में डाल देना। ठीक है, इतना इनको अधिकार दिया गया कि उसको उठाओ और जेल में डाल दो। जो भी हमारे क्रांतिकारी थे ये उनको आतंकवादी बोलते थे, इसलिए इन्होंने अपने अधिकार, इन्होंने अपने जो अधिनियम था उसका नाम आतंकवादी अपराध अधिनियम रखा था, आतंकवादी अपराध अधिनियम। ठीक है, तो हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको अराजकता फैलाने के खिलाफ इन्होंने ये जो एक्ट था वो लेकर आए थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं, कि वो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, बिना पूछे उनको, ना तो उनकी कोई अपील सुननी, ना उनकी कोई दलील सुननी, ना उनको कोई वकील करने देना, उनको उठा के चुपचाप से क्या करना है, जेल में डाल देना है। ये रॉलेट एक्ट था। ठीक है, इसलिए इसको हम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून बोलते हैं। 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। उसके और क्या क्या नाम है, तो देखिए इसे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम भी बोलते हैं, इसे काला अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है, और आतंकवादी अपराध अधिनियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस कानून के अंतर्गत सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की इजाजत मिल गई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी है, तब आप बताओगे एनी बेसेंट, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ठीक है, इसकी स्थापना हमने पहले भी एक बार एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस की है। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके सालाना अधिवेशन होते थे। ठीक है, हर साल एक मीटिंग होती थी। तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो चुनी गई थी। अगर आपसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट तो आयरलैंड से थी ना, एनी बेसेंट तो यहाँ से थे नहीं, तो ये जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा भारतीय, तब आप सरोजिनी नायडू बताओगे। सरोजिनी नायडू जो है ये कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, कब? कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, वैसे इसकी स्थापना का श्रेय हम कैप्टन मोहन सिंह को देते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, लेकिन इसके जो रियल फाउंडर हम बोलते हैं ना, रियल फाउंडर जिन्होंने इसके काम को आगे बढ़ाया और जिनके अध्यक्षता में ये जो है वो आगे बढ़ी और इसने अपने काम को आगे बढ़ाया और बहुत फेमस हुई है, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे 1943 में इसके पार्ट बन गए थे और उन्होंने फिर इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, और इसने बहुत काम किया है आजाद हिंद फौज ने। ठीक है, तो इसकी स्थापना पूछी जाती है कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में। ठीक है, इसकी स्थापना वैसे कैप्टन मोहन सिंह ने की है, लेकिन इनके रियल जो फाउंडर माने जाते हैं, रियल संस्थापक जो माने जाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ये जो है ये इसने बहुत काम किया, ये बहुत आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया है? तो गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया है। और बौद्ध धर्म की भाषा भी हम कौन सी बोलते हैं? पाली बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बौद्ध धर्म की भाषा अगर पूछी जाएगी कौन सी है तो पाली है। ठीक है, और अगर हमसे पूछी जाएगी महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा तो हम प्राकृतिक भाषा बताते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे बौद्ध धर्म की भाषा या महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा पूछी जाती है तो हम पाली भाषा बताते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश भी पाली भाषा में दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। और इसको जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इनके पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और ये इन्होंने सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप लोग जरूर वीडियोस जो हैं उनको देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है हम सामान्यतः समुद्र की गहराई मापते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। तो हम फैदम में मापते हैं, समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। कभी एक दो बार स्किप हुआ है, नहीं तो बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आपने याद रखना है, जो मेन है वो तो मैंने आपको यहाँ से करवा देना है। ठीक है, देखिए यूएनओ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ डे मनाते हैं। ठीक है, यूएनओ डे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई थी। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई वर्ल्ड वार ना हो, इससे बचने के लिए इस संस्था की स्थापना जो थी वो की गई थी। अगर पूछा जाए इसका सबसे पहला विचार किसके मन में आया था? ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला विचार था वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट। ठीक है, डी रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके मन में सबसे पहला ये विचार है। विचार अगर पूछा जाएगा किसने दिया था, विचार किसने दिया था, तो डी रूजवेल्ट ने विचार दिया था। ठीक है, फिर 24 अक्टूबर 1945 से इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है 2-3 बार, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखिए इसके 5 अंग है, छठा अंग भी है लेकिन वो काम नहीं करता है। 5 अंग हैं, जैसे जनरल असेंबली है, महासभा, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है इनका, फिर वो हमारा आर्थिक और सामाजिक वो है, और एक और है इसमें आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना। 5 अंग जो इसके काम करते हैं। एक ट्रस्टीशिप नाम से भी इनका अंग है लेकिन वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो जो इनके काम करते हैं, देखिए सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एक आईसीजे को छोड़कर। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, जो इसका 5वां इसका अंग है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। उसके अलावा जनरल असेंबली हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, सचिवालय हो गया ना, ये जो बाकी के इसके अंग हैं इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड में है। ये याद रखना है। ठीक है, ये भी यूएनओ का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी यूएनओ का ही पार्ट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए, सदस्य कितने हैं? 193 कंट्रीज जो है वो इसकी सदस्य है। ठीक है, इसकी स्थापना के समय 50 सदस्य थे और एक पोलैंड भी था। पोलैंड आ नहीं पाया था लेकिन उसको भी सदस्य के रूप में ही काउंट किया गया था। ठीक है, और अभी इसके 193 जो है वो सदस्य हैं। ठीक है, जो लास्ट इसमें ऐड हुआ था वो था दक्षिणी सूडान। ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, दक्षिण सूडान। अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ में 193rd मेंबर कौन बना है, 193rd मेंबर कौन बना है यूएनओ का, तो दक्षिण सूडान बना है। ठीक है, इसमें 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जो कि है, एक है होली सी और एक है फिलिस्तीन। ठीक है, होली सी और फिलिस्तीन ये 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। वैसे इसके मेंबर पूछे जाए तो 193 हैं। ठीक है, और जो लास्ट में जुड़ा है इसके साथ वो जुड़ा है दक्षिण सूडान, जो कि 193rd नंबर पे इसमें जुड़ा है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी भाषाएं पूछी जा सकती हैं, याद रखनी है। इसकी 6 भाषाएं हैं। ठीक है, 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। इसकी 6 भाषाएं हैं। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। अगर इसकी कार्यकारी भाषाएं पूछी जाएं, ठीक है, तो वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये भी याद रखना है, कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। और अगर आपसे पूछी जाए यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं, तो 6 भाषाएं हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कितनी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 हैं।
ठीक है। इसके जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वो इसके महासचिव है। ये भी याद रखना है, ये पुर्तगाल से हैं, ठीक है, पुर्तगाल से हैं जो इस टाइम पे हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ये यूएनओ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, ठीक है, भारत के साथ, वो मैंने सारी एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है और बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, डेट भी एक्सप्लेन की है कि उसने सीमा रेखा का निर्धारण किया है, वो सारा, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, जिसे हमारे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। वैसे अगर आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा, तो हम क्या बताएंगे, प्रस्तावना को, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बताया है, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया है। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो है प्रस्तावना, प्रस्तावना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बोला है। ये हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है ना, हमसे मौलिक अधिकार हमारे छीनने की कोशिश करता है, तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। ये है हमारा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है। कथकली जो है वो केरला से संबंधित है। नृत्यों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर भी एक छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड करी है ना, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। देखो, नृत्यों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछा जाता है, ये कथकली हो गया, इसके अलावा पूछा जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है एक पहले, आप देख सकते हो उसको भी। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का, ठीक है। उसके अलावा कथक पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यूपी का है कथक। उसके अलावा एक बिहू पूछा जाता है, बिहू कहाँ का नृत्य है, बिहू असम का है। असम का एक और है सतरिया, है ना, सतरिया, सतरिया भी है असम का, ये भी असम का है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं ये क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं प्रीवियस ईयर में। ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया क्वेश्चन, तो इस पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड करी है, आप लोग जरूर प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। HP टेट स्पेशल क्लासेस फॉर HP टेट एंड कमीशन नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक करिएगा, ठीक है। उसमें जो भी वीडियोस हैं वो इंपॉर्टेंट है टेट के लिए। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 साल है। और अगर ऐसे आपसे राज्यसभा पूछी जाएगी, है ना, ये तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा पूछी जाएगी तो 30 ईयर्स, 30 साल। राज्यसभा पूछी जाएगी तो 30 साल, लोकसभा पूछी जाएगी तो 25 साल, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने जरूर एक बार प्लेलिस्ट को जाना है, प्लेलिस्ट पर उसको चेक करना है और उसमें जितनी वीडियोस हैं उनको एक बार आपने देखकर, एक बार सुनकर उनको अच्छे से तैयार करके जाएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।